हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 एटम। आज मेरे बच्चे एटम का वन शॉट वीडियो होने वाला है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। वन शॉट में ही मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा मेरे बच्चे। सारे PYQs होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके बेसिस पे ये सारा का सारा इसी वीडियो में अवेलेबल है। तो मेरा बच्चा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स के अंदर। मेरा बेटा ये जो भी कंटेंट चाहिए, जो भी वीडियोस चाहिए, मेरे ऐप पे भी अवेलेबल है आरपी फिजिक्स। वहां पे सारी चीजें आपको, सारे कंटेंट, सारे टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। आप जा सकते हैं वहां पे, डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हैं। मेरा बेटा सबसे पहले हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं। मेरा बच्चा एटम वर्ड हमने काफी पहले ही सुना हुआ है, और एटम में थॉमसन की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। कैसे मेरे बेटे? एटम साहब ने सबसे पहले, मतलब थॉमसन साहब ने सबसे पहले एटम के बारे में कुछ बोला था, कुछ डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का गोला है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर धसे हुए हैं। उन्होंने कहा अगर आप मेरी थ्योरी को समझना चाहते हैं, अगर आप एटम के मॉडल को समझना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ समझ लीजिए कि वाटरमेलन का जो रेडिश वाला पोर्शन है, वाटरमेलन का ये जो रेडिश पोर्शन आप देख रहे हैं, ये रेडिश पोर्शन आप पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, और जो ये सीड्स आपको नजर आ रही हैं, वाटरमेलन की जो सीड्स है, उसे आप इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरा बेटा यहां पर एटम को उन्होंने इस तरीके से बोला कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा हमें थॉमसन मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। होप सो थॉमसन साहब ने क्या कहा आपको क्लियर हो गया होगा। एक लाइन आप मेनली याद रखिएगा, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैटर, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। ये उनकी मेन थ्योरी थी, मेन सेंटेंस था जो थॉमसन साहब ने बोला था। ठीक है, आपको इस पॉइंट पे आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बस थॉमसन साहब के फेलियर क्या क्या थे। तो थॉमसन साहब के जो फेलियर थे, पहला, देखिए फेलियर क्या होता है, अभी किसी इंसान ने कोई चीज डिस्कवर की, उसका जो अगला स्टेप, उसका जो एडवांस वर्जन है, तो पहले वाले का फेलियर होता है। तो सेम एज इट इज थॉमसन साहब के बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के बाद हमारे बोहर साहब आए। तो ये सारे के सारे जो भी रहेंगे अब वो फेलियर बनते चले जाएंगे। तो अगर हम कहें कि थॉमसन साहब का जो फेलियर है वो रदरफोर्ड भी है, रदरफोर्ड ने कर दिया, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, बोहर्स का एक्सपेरिमेंट है। अब रदरफोर्ड के बाद बोहर्स आए, तो हम कहते हैं कि जो रदरफोर्ड का जो फेलियर है वो बोहर साहब जो जो उन्होंने डिस्कवर किया वो है। तो कुल मिलाकर मेरा बेटू ध्यान से सुनो, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज को, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हैं बोहर्स मॉडल के अंदर, और ये फेल हो गए एक्सप्लेन करने के लिए लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये दो उनके फेलियर रहे थे थॉमसन साहब के। मेरा बेटू इतना याद हुआ होगा कि भाई थॉमसन साहब ने क्या कहा और उनके फेलियर क्या थे, इतना आपको पता होना चाहिए। थॉमसन साहब ने कहा एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। उनके फेलियर क्या है? बोर्स की स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और रदरफोर्ड के लार्ज स्कैटरिंग एंगल एक्सपेरिमेंट को भी वो प्रूफ नहीं कर पाए। ये इनके फेलियर रहे। तो आइए मेरे बच्चों, मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके चलता हूं, और यहां से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यहां से बात करें स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की, तो यहां से थ्योरी और चैप्टर अपना एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखना स्टार्ट करता है। तो मेरे बेटे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड साहब के सजेशन पर दो पर्सन, नाम याद रखिएगा, पेपर में बार बार इनका नाम आ रहा है, एच गीगर एंड ई मार्सेडेन। ये दो रदरफोर्ड के एसोसिएट्स थे। रदरफोर्ड के सजेशन पे इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था। अब मेरा बच्चा एक एक करके सारी चीजें बताता हूं कैसे हुआ। पहले आपको क्या याद रखना है? एच गीगर और ई मार्सेन।
रदरफोर्ड वर्ड बहुत कम आ रहा है एग्जाम में, रेयरर आ रहा है, बट इन दोनों का नाम बहुत बार पूछा जा रहा है। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को एच गीगर और ई मार्सिडेन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो आप ये लाइन याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इसको लेड बॉक्स लिया। अब लेड बॉक्स में रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, लेड बॉक्स क्यों लिया, लेड बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स क्यों रखा। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि लेड बॉक्स क्यों लिया। देखिए, मैं सारी चीजें क्लियर करता चला जा रहा हूं, आप कॉपी में नोट कर लेगा। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है मेरे, वो लोग क्या करें, यहीं पर जो डायग्राम मैंने अपने नोट्स में दे रखा है ऑफलाइन वालों, वहीं पर उसके रीजंस भी लिखते चले जाए। लेड बॉक्स यूज करने के पीछे रीजन था कि लेड एक ऐसा मटेरियल है जो रेडियो एक्टिव सोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरी चीज, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें अगर लेड का एक चैम्बर बना दिया जाए तो जो इससे किरणें निकलती है, रेडियो एक्टिव सोर्सेज बहुत खतरनाक होती है। अगर रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो किरणें निकलती हैं वो उन सारी हानिकारक किरणों को, वो जो हार्मफुल किरणें हैं, जो रेज है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और इफेक्ट कम डालता है। और यहां से एक होल किया जहां से एक बीम ऑफ रे आगे जाने दिया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है लेड बॉक्स का कि ये रेडियो एक्टिव रेज को एब्जॉर्ब कर पाता है। ओके, इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक पूरा का पूरा ऐसा चैम्बर सा बनाया। उस चैम्बर को फ्लोरोसेंट स्क्रीन नाम दिया, जो कि जिंक सल्फाइड का होता है। अच्छा, जिंक सल्फाइड ही क्यों लिया, ये भी क्वेश्चन है। तो आपको बताता हूं क्या हुआ। यहां से रेज निकली और ये रेज थी अल्फा रेज। ये अल्फा रेज थी मेरे बेटे, जिसे हाइड्रोजन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। अल्फा रेज निकली जो कि पॉजिटिव है। अब ये अल्फा रेज गोल्ड फॉइल पे गई। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आने चाहिए, इसको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। आपने गोल्ड फॉइल भी रखा और अल्फा रेज भी दिया, तो क्वेश्चन है कि आपने अल्फा रेज ही क्यों लिया। देखिए, एक्सपेरिमेंट में एकदम से सारी चीजें नहीं हो जाती। ये जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने आया हुआ है, ये फाइनलाइज होने के आता है, पर जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एकदम से अल्फा रेज का डिस्कवरी नहीं हुआ। पहले और रेज ढूंढी गई और रेज ढूंढी गई, बट अल्फा रेज पर ये एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म्ड हुआ, उसके पीछे रीजन दिया कि अल्फा रेज, ठीक है, पहले ही थॉमसन साहब ने बता दिया था कि भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है एटम के अंदर। ये थॉमसन साहब का कहना था कि पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल है, नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है। भाई अल्फा पार्टिकल के अंदर, अल्फा पार्टिकल के अंदर पहले पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मास थोड़ा सा हैवियर होता है पॉजिटिव और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि थॉमसन साहब ने पहले बोल दिया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब जब अल्फा रेज गया, अल्फा रेज का मोमेंटम थोड़ा हैवियर है और जाकर वो गोल्ड फॉइल पे हिट हुआ। आप ऐसा समझिएगा कि सपोज कीजिए सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, सामने मान लेते हैं अनुराग बैठा हुआ है। अनुराग बैठा हुआ है, मैंने अनुराग को लाया और लाके अनुराग को मैंने फूल मारना स्टार्ट कर दिया। अनुराग भाग जा, अनुराग भाग जा, अनुराग भाग जा। अनुराग कह रहा और मारो, क्योंकि फूल मार रहा हूं मैं। अब वही कंकड़ पत्थर लेकर आया होता और मैं अनुराग को मारता तो अनुराग भाग जाता, चोट लगता, अरे ढीला मार दिया पांडे सर ने, और वो भाग जाता। कुल मिलाकर सेम एज इट इज हुआ कि अल्फा रेस का मोमेंटम थोड़ा सा हैवियर था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, जिससे ये फायदा हुआ। और जब इसको हिट किया गया तो हिट करने के बाद कुछ चीजें हुई। कुछ चीजें क्या हुई वो अभी आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले अल्फा रेस क्यों लिया ये पता चल गया। अब आइए जरा जानते हैं गोल्ड फॉइल क्यों लिया। गोल्ड फॉइल हाईली मेलेबल है, और जब हाईली मेलेबल है तो ये गोल्ड फॉइल को हम बहुत पतला कर सकते हैं, एक पन्नी की तरह बना सकते हैं और ये टूटेगा नहीं। सर सिल्वर भी बहुत मेलेबल है बेटा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सिल्वर भी बहुत मेलेबल है, बट गोल्ड मेलेबल के साथ साथ ये टूटता नहीं है, जब बहुत बारीक हो जाता है, पर सिल्वर टूटने लगता है। इस वजह से गोल्ड फॉइल को लिया, हाईली मेलेबल होने की वजह से। अब जब ये रे इस गोल्ड फॉइल से गई तो अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट एक हुआ, मतलब अब कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली, बट उससे पहले जिंक सल्फाइड क्यों लिया।
क्योंकि अल्फा रेज जब गोल्ड फॉइल से गई तो अल्फा रेज और जिंक सल्फाइड जब आपस में मिलते हैं तो हल्का छोटे छोटे सा स्पार्क करते हैं। इस स्पार्क से रदरफोर्ड को या एच गीगर और मार्सेडेन को पता चल पा रहा था कि कहां पर वो अल्फा रेज टकरा कर पहुंची होंगी। वो ये पता कर पा रहे होंगे, ये जान पा रहे होंगे कि कहां पर ये हुआ। तो कुल मिलाकर मेरा बेटू इस तरीके से डिस्कशन हुआ कि हमने जिंक सल्फाइड को इसलिए लिया क्योंकि जब जिंक सल्फाइड अल्फा रेज से मिलता है तो स्पार्क जनरेट करता है और डिटेक्ट कर पाएंगे हम लोग कि कहां पर वो रेज टकराने के बाद गई है। और माइक्रोस्कोप भी यूज किया गया था ताकि वो छोटे छोटे स्पॉट्स को चेक करा पाए कि कहां पे ये सारी चीजें हुई। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा सेटअप बनाया था। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया आपको बताता हूं। आपको कोई डाउट हो रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज बताऊं, मैं लाइव सेशन में भी ये सब चीजें कराने वाला हूं। लाइव सेशन में पहले मॉडर्न फिजिक्स 1 तारीख से मैं लाइव सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, वहां पर आपको सारी चीजें कराऊंगा। ध्यान से सुन लो ऑब्जर्वेशन, ध्यान से सुन लो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा बच्चा? ऑब्जर्वेशन कहता है कि क्या ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने देखा कि जब हमने अल्फा रेस को इसके ऊपर हिट किया गोल्ड फॉइल के ऊपर तो अल्फा रेस सीधी सीधी चली गई। अल्फा रेस सीधी सीधी चली गई, बहुत सारी अल्फा रेस सीधी सीधी चली गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये लाइन याद रखना, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन का बहुत सारी अल्फा रेस विदाउट डेविएशन चली गई। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफर ओनली अ स्मॉल डिफ्लेक्शन, और बहुत छोटा डिफ्लेक्शन उन्होंने सफर किया। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये हमारे एंगल्स हैं। आप देखोगे जीरो मतलब बहुत कम एंगल पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला और कई लाख रेज, करोड़ बोल दो रेज विदाउट एनी डेविएशन और स्मॉल एंगल डेविएशन पे गई। आप देखिए 10 से 20 डिग्री के बीच में लाखों रेज है, करोड़ों में से, कई करोड़ में से। अब आप देखोगे 10 की पावर 2 100 80 डिग्री डिफ्लेक्शन पे देखो करोड़ों में से कितनी कम रेज गई है, 100 से नीचे देख लो, 100 से नीचे ओकेजनली कभी कभार वो बड़े बड़े लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन देखने के लिए भी मिला, 90 डिग्री पे भी डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला, बहुत रेयर मिला। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द रे बहुत सीधी सीधी गई है, बट कुछ रेज एक सर्टेन एंगल पे भी डिफ्लेक्ट हुई हैं, जहां से तो मजा आ गया एक्सपेरिमेंट में। अब हम एक्सपेरिमेंट में कैसे मजा आया मैं आपको बताता हूं। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स about 1 in 8,000 get deflected through a 90 डिग्री और मोर। 8,000 में से एक रे कुछ एक 90 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट रीबाउंडेड थ्रू अ 180 डिफ्लेक्शन। ओकेजनली कभी कभार ऐसा हुआ कि अल्फा रेज 180 डिग्री पे भी डिफ्लेक्ट हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन सारी रे सीधी चली गई। दूसरा ऑब्जर्वेशन 8,000 में से एक रे बस 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुई। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ओकेजनली कभी कभार ऐसा हुआ कि 180 डिग्री पे भी डिफ्लेक्शन मिला। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? सीधा टॉपिक याद करने का है। अब ये ग्राफ जो स्कैटरिंग एंगल एंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एन एंगल, यानी वही एंगल्स और नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स के बीच में ये बनाया गया है। तो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, स्ट्रेट चले गए, सीधा चले गए। और एक ग्राफ एग्जाम में आया हुआ था 2022 में। ऑब्जर्वेशन तो देख ली। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दी, उन्होंने कुछ टर्म्स बोले। अब वो कौन कौन से टर्म थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे? पहला, रदरफोर्ड का कहना है कि बहुत सारी रेस सीधी चली गई, उसके पीछे जो रीजन है, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा हुआ है। पहले ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी अल्फा रेस स्ट्रेट चली गई,
और बहुत सारी अल्फा रे स्टेट जाने के पीछे रीजन उन्होंने दिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अब उन्होंने ये अपना ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड मेड अ फॉर्म ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन द इंटायर, और उन्होंने सुनो सुनो सुनो, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व द न्यूक्लियस, टोटल पॉजिटिव। भाई पहला पॉइंट ये लिखिए ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, पता नहीं कैसे मिस कर दिया ने। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, खाली पड़ा हुआ है। ये पहला ऑब्जर्वेशन था उनका। जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था वो था, क्योंकि कुछ एंगल्स पे भी तो डिफ्लेक्शन हुआ था, कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्शन हुआ था, वो एंगल पे डिफ्लेक्शन कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ रेज टकरा रही है, टकरा के एंगल पे जा रही है, इसका मतलब एटम के सेंट्रल कोर में एक डेंस पार्ट मौजूद है, जिस डेंस पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम, almost entire mass of the atom is concentrated at the center of very tiny region in the order of 10 की पावर -15। अब ये क्यों दिया गया और वो बताऊंगा, और उसे न्यूक्लियस नाम दिया गया। बहुत सिंपल से बता रहा हूं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड, अरे कुछ एंगल पे डिफ्लेक्शन हो रहा है भाई, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब एटम के सेंट्रल कोर में कोई ना कोई डेंस पार्ट मौजूद है, और उस डेंस पार्ट का नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया और कहा कि एटम का मोस्ट ऑफ द मास कॉन्सेंट्रेट होता है एट दैट पॉइंट। और ऑब्जर्वेशन में कहा द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डिफरेंट ऑर्बिट। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये ऑब्जर्वेशन था उनका। ये भी ऑब्जर्वेशन था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से एटम जो है न्यूट्रल होता है। ये 3 ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन याद हुई। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। सेकंड क्या है कि एटम के सेंटर में कोई डेंस पार्ट होता है, डेंस पार्ट जहां पे एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसका साइज 10 की पावर -15 ऑर्डर में होता है, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से एटम एक न्यूट्रल होता है। और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ रिक्वायर्ड by electron to revolve in a electrostatic, मतलब एक न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को 2 फोर्सेस की जरूरत है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उसे बाइंड करके रखेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसे घुमाने में हेल्प कर पाएगा। ओ माय गॉड, पांडे सर ऑब्जर्वेशन एक बार रिपीट करेंगे, मेरे साथ ऑब्जर्वेशन रिपीट करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। सेकेंड पार्ट, एटम के सेंट्रल पार्ट पे डेंस पार्ट होता है, जहां पर एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है, और इस डेंस पार्ट की वजह से ही डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसका नाम न्यूक्लियस दिया गया। साइज, इसका जो ऑर्डर है साइज का, वो 10 की पावर -15 है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। उसके बाद का ऑब्जर्वेशन, जितने एटम इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन्स मौजूद है, जिससे एटम पूरा मतलब न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट ऑर्डर कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है डिफरेंट ऑर्बिट में, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो घूम पाएगा, अदरवाइज वो घूम नहीं पाएगा। बोलो ऑब्जर्वेशन याद हुआ है कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? यस, आ रही है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस पॉइंट पे क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। एक एटम है, इसके सेंट्रल पार्ट में एक डेंस पार्ट मौजूद है, जिसे न्यूक्लियस नाम दिया गया है, जहां पर एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है। एक अल्फा रेज आती है 2, और एक सर्टेन डिस्टेंस से वापस चली जाती है, एक सर्टेन डिस्टेंस से वापस चली जाती है। ऐसा क्यों? अल्फा रेज है रे, अल्फा रेज पॉजिटिव होता है रे, तो इसके ऊपर चार्ज प्लस का 2e मान ले भाई, क्योंकि हीलियम पार्टिकल होता है। ये डिस्टेंस है,
एक सर्टेन डिस्टेंस से वापस रह गई, एक सर्टेन डिस्टेंस से वापस हो रही है रे, सर्टेन डिस्टेंस से वापस गई मेरे भाई। जब एक रे सर्टेन डिस्टेंस से वापस जा रही है और सर्टेन डिस्टेंस को आर नॉट बोल रहा हूं मैं, तो न्यूक्लियस के ऊपर भी एक प्लस का चार्ज है, Ze, प्लस चार्ज है Ze। Z यहां पर एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है और हमने ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल पे किया है, तो Z की वैल्यू 79 होने वाली है। तो मेरा बेटा एक सर्टेन डिस्टेंस से रे गई वापस आई, सर्टेन रे से गई वापस आई, सर्टेन डिस्टेंस गई रे वापस आ रही है। तो आप देख रहे हो कि भाई साहब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बट इन सब चीजों में एक चीज देखिएगा ध्यान से, एक रे ऐसे जा रही है और सर्टेन डिस्टेंस से वापस आ रही है, और सर्टेन डिस्टेंस को हम लोगों ने आर नॉट नाम दिया। तो सर्टेन डिस्टेंस की वजह से यहां पर क्या बना, पोटेंशियल एनर्जी बना। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू सर्टेन डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई, इसी वजह से तो वो जा रहा है और वापस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के बराबर हो गया मेरे बच्चे। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने अभी के अल्फा ही लिखा और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर नॉट, के Q1 Q2 बाय आर नॉट। तो के अल्फा के Q1 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, ट्वाइस ऑफ E, और K2 की वैल्यू क्या है मेरे बेटे, Ze, और यहां पे क्या आ गया आर नॉट। तो मेरा बेटा यहां से क्या निकाला आपने, आर नॉट निकाला, दैट विल बी द 2kZe स्क्वायर बाय के अल्फा। के अल्फा इज अ काइनेटिक एनर्जी, तो आर नॉट क्या है, 2kZe स्क्वायर बाय के अल्फा। अब मैं आपको यहां पे मिलवा दूं कि आपको पता है के क्या है, कूलाम्स कांस्टेंट, कूलाम्स कांस्टेंट। प्रत्युष भाई कूलाम्स कांस्टेंट क्या होता है, तो कूलाम्स कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Z एटॉमिक नंबर 79 होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, और के अल्फा जो यूज किया था इन्होंने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया था। जब ये सारी वैल्यूज को मैं पुट करूंगा मेरे पास क्या है, के नो आर नॉट फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, आर नॉट इक्वल टू 2kZe स्क्वायर अपॉन में के अल्फा। जब ये सारी वैल्यू डालूंगा 9 इंटू 10 की पावर 9, Z 79, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और के अल्फा 5.5 मेगा 10 की पावर 3 मेगा 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अरे मेरा बेटू, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा को चेंज कर 10 की पावर 6 में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और वोल्ट, तो इस पूरी एनर्जी को हम लोग जूल में कर सकते हैं। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आता है जूल में आता है। बट छोड़ो अभी सारी बातें, यहां पर हमने क्या देखा, आर नॉट। ये आर नॉट जब आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 41.3 फर्मी, मतलब आर नॉट जो होता है वो 4.13 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर के बराबर होता है। आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइज ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर में होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, तो आपको लिखना है 10 की पावर माइनस 15 मीटर का ऑर्डर होता है, क्योंकि हमने फर्मी में दे दिया। फर्मी बहुत छोटी वैल्यू है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जैसे ये एटम है और ये न्यूक्लियस है एटम का, तो सर आप एक रे ले जा रहे हो और एक इतनी दूरी से वापस लेके जा रहे हो, इतनी दूरी से वापस लेके जा रहे हो, तो सर साइज ऑफ न्यूक्लियस तो ये है ना, आप इसको साइज ऑफ न्यूक्लियस बता रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे, कितना ही फर्क पड़ जाएगा,
ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है मेरे बच्चे, बहुत छोटा, 10⁻⁻15 ऑर्डर है, इसीलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं कि हम एक रिपल्शन की वजह से यहां से रेस वापस चली जाती है। दिस इज द ऑल अबाउट द क्लोजेस्ट अप्रोच। अब एक चीज बता रहा हूं, कभी कभी आपसे यहां पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। अब आप देखो, आपको पता है आर नॉट की वैल्यू जो हुई 2kZe² अपॉन में k अल्फा है। हो सकता है आपसे k अल्फा की वैल्यू चेंज करवा दे, हो सकता है 5.5 की जगह 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना। अब यहां पे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है हमारे पास, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब यहीं पे जो चेंजेस करेगा वो करेगा। साथ में एक चेंजेस और करने के चांसेस हैं, यहां पे ये 2kZe² अपॉन 1/2 mv² होता है। तो कभी कभी आपको यहां पर मास और वेलोसिटी के टर्म्स में भी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। 2 को आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 इज 4 kZe² अपॉन में mv²। अब यहां से भी आंसर आ जाएगा, तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखना, 4kZe² अपॉन mv²। कभी वेलोसिटी दे देगा, मास दे देगा, तो ये यहां से क्लोजेस्ट अप्रोच का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलो मैं आपको क्लोजेस्ट अप्रोच से पहले इंपैक्ट पैरामीटर की तरफ लेके चलता हूं कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, फिर आपको उसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर। इंपैक्ट पैरामीटर आज तक एग्जाम में नहीं आया हुआ, बस आपको एक सर्टेन सा पॉइंट समझा दूं इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में। देख मेरे बच्चा, इंपैक्ट पैरामीटर इज ऑल अबाउट व्हाट। क्या हुआ कि हमने एक रे कंसीडर करी, ये न्यूक्लियस का सेंटर है, ये न्यूक्लियस का सेंटर है, ठीक है। लाइन passes through center of nucleus। अब आप समझ सकते हो कितनी ही छोटी सी पॉइंट से वो गुजर रही होगी लाइन। अब यहां से एक अल्फा रेस गया, और एक रिपल्शन की वजह से एक सर्टेन एंगल पे मुड़ गया। आप सबको पता है कि एक सर्टेन एंगल होगा तो डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ऐसा मान लीजिए कि क्रिकेटर कट शॉट मार रहा है, हार्दिक पांड्या कट शॉट मार रहा है, तो बॉल ऐसे आई और एक एज पे लगी और एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई। तो जब एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, जो सेंट्रल लाइन सेंटर से और ये जो डिस्टेंस है साइज ऑफ न्यूक्लियस आप ऐसा समझ सकते हो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये सेंट्रल लाइन है और ये इसका सरकमफेरेंस मान लीजिए। तो ये जो रेडियस है एक तरीके का, न्यूक्लियस का रेडियस उसे हम इंपैक्ट पैरामीटर कह सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, बी से डिनोट करते हैं। ये कूलाम्स कांस्टेंट है kZe²। अभी आपने kZe² पढ़ा ना, उसी से आया है फॉर्मूला, बस फॉर्मूला है, पर आज तक एग्जाम में नहीं आया। kZe² cot θ/2 अपॉन E इज अ काइनेटिक एनर्जी। मेरा बेटा ये फॉर्मूला कुछ इसी फॉर्मूले से बना हुआ है, ऐसे ही फॉर्मेट में। तो 2kZe² k अल्फा है, यहां पर हम लोगों ने ये सब नहीं लिया हुआ, तो यहां पर B इज ऑल अबाउट व्हाट, kZe² cot θ/2। देखो आज तक पेपर में आया नहीं है, पर उस पेपर का कोई मजाज का पता नहीं है, इसीलिए हम कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहते। तो दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर। होप सो आप इंपैक्ट पैरामीटर समझ पाए। इट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर हम इसे देखें तो इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से। तो इस डिस्टेंस को क्या कहा गया हम लोगों ने, इंपैक्ट पैरामीटर। अच्छा, इसे काइनेटिक एनर्जी को उसने हाफ mv² में लिख दिया मेरे बच्चे, बस ये चीजें चेंज की है, ठीक है। तो इसे कहां से निकाला गया, ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट किया गया है मेरे बच्चे। होप सो वीडियो क्लियर आ रही है, यस। तो आगे अब अगर हम देखें तो अगला पॉइंट है हमारा इंपैक्ट पैरामीटर हो गया हमारा। थोड़ा सा लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड भी देख लें एंड देन क्लोजेस्ट अप्रोच पर आ जाते हैं मेरे बच्चे, फिर अगेन क्लोजेस्ट अप्रोच के न्यूमेरिकल्स पे आएंगे।
तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड, यहां रदरफोर्ड से एक गलती हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जानने के लिए आपके लिए। अब क्या रदरफोर्ड से क्या मिस्टेक हुआ, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा होगा, घूमते घूमते वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, और जब वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा तो एनर्जी रेडिएट करते 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 वो एक वक्त क्या करेगा, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा करेगा करेगा, उसका पाथ छोटा होता जाएगा और एक वक्त आके न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। रदरफोर्ड से गलती हो गई, उनसे ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट, वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा पाए। ये दो लिमिटेशन बहुत है, आप लिख लीजिएगा इस पॉइंट्स को और आप पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा आपको। वो स्पेक्ट्रल लाइन को नहीं समझा पाए थे और उनसे एक गलती हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है और जाके न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाता है, जो कि ये सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं आपको क्या कर था, अभी अभी मैंने आपको क्या कराया, क्लोजेस्ट अप्रोच कराया। तो क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन अप्रोचेस टू द गोल्ड न्यूक्लियस। देखो यहां पर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन अप्रोचेस टू अ गोल्ड न्यूक्लियस। यहां पे देखिए अल्फा पार्टिकल नहीं बोला है, यहां अल्फा नहीं बोला है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मेरी बात को सुनो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आपको बस इतना याद रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R0, जैसा मैंने कराया था। यहां पर आपको वैल्यू दे दी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 5 मेगा का मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 यहां पर प्रोटॉन दिया हुआ है, यानी आप सिंगल चार्ज लेंगे, वहां ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते थे, यहां प्रोटॉन है, सिंगल चार्ज लेंगे। और गोल्ड ऑफ न्यूक्लियस यानी आप 79 की बात कर रहे हैं, अपॉन में R0 लेंगे। तो आपको पता है यार E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू क्या है। अब ZE होता है ना फॉर्मूले में, Q2 जो होता है वो ZE होता है। तो Q2, अरे यार Q2 ZE होता है ना, और Q1 क्या होता है, E होता है। तो Q1 E डाल दिया, ZE, E की वैल्यू क्या आएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। या आप चाहो अब इसको सॉल्व करोगे, R0 को इधर भेजोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, फॉर्मूला आपने R0 का याद रखा था 2kZe² बाय k अल्फा। अरे छड़ना यार, ये 2 किसका था, ये 2 अल्फा पार्टिकल का था। अल्फा नहीं होगा तो सीधा फॉर्मूला बना ना, R0 इक्वल टू kZe² अपॉन k अल्फा। लो ये भी तो फॉर्मूला बन रहा है ना, तो यहां से इस तरीके से ये आंसर आएगा। गॉट इट, क्लियर है। मैं इसका आंसर बता देता हूं, 3 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। आप इसको सॉल्व एक बार जरूर करके चेक कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे बच्चे। एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट falls on a silver foil. The atomic number of silver is 47. So calculate the kinetic energy of the alpha particle at the time of falling of foil. तो क्वेश्चन कहता है कि मेरे बच्चे एक अल्फा पार्टिकल है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, और ये कहता है कि आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, Q1 गिवन है, Q1 2E गिवन है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम गिवन है, ठीक है। फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, दैट इज द 2 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। फॉल्स ऑन अ सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल, तो हमारे पास Q2 गिवन है, ZE, Z इज 47, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। तो यहां से ये फाइंड आउट हो गया। अब कहता है कि फाइंड करो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, नहीं पहले कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द पॉइंट, एट द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ द फॉइल।
काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब आप उस सिल्वर फॉइल पे उस रे को फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो आप यहां देखो, उस टाइम की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। सिंपल है यार, पहला पार्ट काइनेटिक एनर्जी निकालना है ऑफ अल्फा एट द टाइम ऑफ फॉलिंग। तो फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। मेरा बच्चा, मैंने डुअल नेचर में भी बता रखा है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पता है, यानी चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज। अरे यार नहीं याद आ रहा आपको, W याद है, वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन कौन सा काइनेटिक एनर्जी के बात बराबर है। तो वर्क डन का फॉर्मूला है किस केस में, पोटेंशियल के केसेस में। V क्या था आपके पास, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था। एक्चुअली में स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं 3 क्वेश्चन आगे, V इंटू क्यू था भाई साहब, V इंटू क्यू था। अरे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता था, अमाउंट ऑफ वर्क डन। यार उस फॉर्मूले से हम यहां पे लेकर आए इसको। तो यहां पर हमने के अल्फा निकाला, और के अल्फा कैसे निकाला, क्यू की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू वोल्टेज कितना है, वी 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 2 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, मल्टीप्लाई करोगे 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल आएगा एट द टाइम ऑफ फॉलिंग। के अल्फा की वैल्यू आएगी एट द टाइम ऑफ फॉलिंग इतना, के अल्फा आ गया। अब जब के अल्फा लेकर आ गए तो आगे देखो, आप कहता है सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा, अल्फा अल्फा सही लिखा था, अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ। अब सुनो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि मेरे बच्चे एक बात हो कि जब यहां से एक रेज आएगी, जब एक रेज आती है, सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस है ये, एक रेज आती है और जाकर वापस हो जाती है एट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ आर नॉट से, यू रे गई टू वापस, यू रे गई टू वापस, टू 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 ऐसे हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो आपसे पूछ रहा है ये कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहा होगा। ठीक है, आर नॉट दे रखा है इसने, इस डिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 बाय आर नॉट। पांडे सर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो। अरे यार भाई, एक सर्टेन डिस्टेंस से वापस हो रही है, सर्टेन डिस्टेंस से वापस हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही। ये ऑलरेडी मैं क्लोजेस्ट अप्रोच में नहीं बता चुका कि एक सर्टेन डिस्टेंस से गया वापस आया, सर्टेन डिस्टेंस से वापस आया। तो भाई मेरे एक सर्टेन डिस्टेंस से जब रे वापस आ रही है तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या निकाला आपने, ये काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी सिल्वर फॉइल पे जो फॉल कर रहे थे हम लोग अल्फा पार्टिकल को, इतना वोल्टेज देने के बाद, ये उस टाइम की काइनेटिक एनर्जी है। सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, अरे मेरे भाई ये एक सर्टेन डिस्टेंस से रे रिटर्न बैक आ रही है, यहां पर कन्वर्जन हो रहा है, यहां पर प्योरली मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां पर अल्फा पार्टिकल देखो क्या हुआ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या हुआ, ऐसे करके एक अल्फा पार्टिकल ऐसे दौड़ते हुए गया होगा, सर्टेन डिस्टेंस से आके वापस हो गया होगा। भाई यहां पर दो जगह कन्वर्जन हुआ ना, दो पार्ट में, यहां दो चीजें आ गई। यहां पर ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर एक रे जा रही है सर्टेन डिस्टेंस से वापस आ रही है, रे जा रही है सर्टेन डिस्टेंस से वापस। तो मेरे भाई यहां पर दो एनर्जीज है। तो यहां जब दो एनर्जीज है तो क्या होगा, सुनो। अरे यार समझ में आया, फील आया या नहीं आया, ये प्योर है बस काइनेटिक एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस से वापस हो रही है। तो मेरे भाई जब इसका फॉर्मूला निकालोगे, मतलब आप एक काम करो, वैल्यूज खुद निकालो, इसकी वैल्यू जो भी निकालोगे, इसको जब सॉल्व करोगे, मैं आपको इसकी वैल्यूज बताता हूँ। इसकी वैल्यू होगी 4.3 इंटू 10 की पावर माइनस 13, 10 की पावर माइनस 13 जब सॉल्व करोगे इतने जूल आएगी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू नाउ, अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो ना कन्वर्जन के लिए, तो पहले कितनी थी, पहले कितनी थी 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। अब माइनस कर दो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो 4.3 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल।
तो अब जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 2.1 इंटू 10⁻⁻13 जूल बच गई। ये काइनेटिक एनर्जी निकाली मैंने, इस शॉर्टेज डिस्टेंस पे ये काइनेटिक एनर्जी रही होगी। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट बोलता है, थर्ड पार्ट, स्पेस की कमी है इसलिए छोटे छोटे लिख रहा हूं। द शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ सिल्वर। अब शॉर्टेज डिस्टेंस, आर नॉट का फॉर्मूला आपको याद है, 2kZe² अपॉन k अल्फा। एक बात याद रखना, ये आर नॉट क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए निकाल रहे हो तो अल्फा पार्टिकल के लिए 2 लोगे। अगर अल्फा पार्टिकल नहीं होता, प्रोटॉन का करा होता हमने, प्रोटॉन बम्बार्ड किया होता तो यहां पर 2 नहीं होता। ये बात याद रखना, नोट में लिख लो। तो आर नॉट क्या होगा भाई, यहां पर जब इसको सॉल्व करेगा तो 2 9 इंटू 10⁹ Z 47 E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन के अल्फा, ये रहा मेन काइनेटिक एनर्जी, ये रही 6.4 इंटू 10⁻⁻13। आर नॉट निकाल लो, आंसर बता दो जरा मुझे कमेंट करके, ज्यादा मेहनत मत करवाओ मेरे से। आर नॉट निकालो, खुद बैठ के भी कुछ सॉल्व करो, नहीं तो वीडियो की लेंथ वैसे ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। अब आप यहां पर, ये क्वेश्चन तो भाई होमवर्क में देने वाला हूं, पर मैं बता दूं, गीगर मार्सेडर एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, निकाल दे भाई, ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया यहां पे। लो, एनर्जी इंप्लाइज बिफोर इट कम्स टू मॉनिटरिंग टू रेस्ट एंड रिवर्स इन द डायरेक्शन, जाता है और वापस आता है। अरे सीधी सी बात है भाई, सॉल्यूशन करो और इसका कमेंट करके बताओ। मैं इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा, थोड़ा सा कुछ भी करो, कमेंट करके आंसर बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 का सर आपका आंसर ये रहा जो आपने पूछा था। दिस इज अ होमवर्क, इतना ज्यादा नहीं, कुछ खुद भी कर लिया करो। ठीक है, चलो अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्स क्वांटाइज कंडीशन। बोर्स क्वांटाइज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्स क्वांटाइज कंडीशन। अब व्हाट इज बोर्स क्वांटाइज कंडीशन? भाई साहब रदरफोर्ड पढ़ लिया, थॉमसन साहब पढ़ लिए। थॉमसन साहब ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन इमिटेड है। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का खाली है और वहां पे एक न्यूक्लियस मौजूद है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहे हैं। यहां उनसे गड़बड़ हो गई, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और रिवॉल्व करते वक्त अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज करते वक्त वो आके न्यूक्लियस में गिर जा रहे हैं। यहीं से बोर्स मॉडल की स्टार्टिंग होती है। बोर्स कहते हैं कि एक ऑर्बिट में, एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसकी वहां एनर्जी फिक्स होती है। बोर्स मॉडल याद करेंगे मेरे साथ, बोर्स मॉडल। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, एनर्जी रिलीज करेगा और जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। पर बोर्स साहब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, वहां उसकी एनर्जी फिक्स होगी, वहां उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा और एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा। बोर्स क्वांटाइज कंडीशन कहती है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ विच एनर्जी एंड मोमेंटम आर फिक्स्ड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द हार्ट, दिस इज द जान ऑफ द चैप्टर यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होगा, एनर्जी फिक्स होगी और जो उसका मोमेंटम होगा वो NH/2π के बराबर होगा। यहां पे n जो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, KLMN, जो भी आप पढ़ते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम आपको बता दूं, एंगुलर मोमेंटम को हम MVR भी कहते हैं। दिस इज NH/2π, NH/2π एंगुलर मोमेंटम, MVR इक्वल टू NH/2π। बट सबसे इंपॉर्टेंट बोर्स क्वांटाइज कंडीशन याद हुआ। बोर्स क्वांटाइज कंडीशन क्या कहता है? बोर्स क्वांटाइज कंडीशन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के चारों तरफ घूमता है, वो भी फिक्स ऑर्बिट में घूमता है जहां उसकी एनर्जी फिक्स होती है, वहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है और एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। पर डी ब्रोगली ने इसको प्रूफ किया अपने अंदाज में। डी ब्रोगली ने इसको प्रूफ किया अपने अंदाज में। और कैसे कहा? डी ब्रोगली ने कहा एक ऑर्बिट को, एक फिक्स ऑर्बिट हम जब ले सकते हैं,
एक ऑर्बिट को हम एक फिक्स ऑर्बिट हम जब ले सकते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट को, एक सर्कुलर ऑर्बिट को एक फिक्स ऑर्बिट हम जब ले सकते हैं जब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ हो। डी ब्रोगली साहब ने कहा एक ऑर्बिट को एक फिक्स ऑर्बिट हम जब ले सकते हैं जब वो फिक्स ऑर्बिट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ हो। अब सर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h अपॉन पी, h अपॉन पी। यार भाई साहब, डी ब्रोगली वेवलेंथ h अपॉन पी होता है। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मेरा बच्चा यहां पे देखोगे, यहां पे देखोगे डी ब्रोगली ने कहा कि एक ऑर्बिट को एक फिक्स ऑर्बिट जब लोगे जब वो एन लैम्डा के बराबर होगा, एन लैम्डा को h अपॉन पी लिखा। आपको पता है यहां पे देखो ध्यान से, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी होता है। दिस इज द मोमेंटम। ये मोमेंटम है ना मेरे बच्चे। अब मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब आप mv को ऊपर ले आओ और 2 पाई को नीचे भेजो, तो ये हो जाएगा mvr इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और mvr को क्या कहते हो आप? एंगुलर मोमेंटम। लो, क्या प्रूफ नहीं हुआ? mv को ऊपर लेकर आए, 2 पाई को नीचे, तो यही तो बोर्स क्वांटाइज कंडीशन है। तो पेपर में आया हुआ है कि डी ब्रोगली ने किस तरीके से प्रूफ किया, किस तरीके से सपोर्ट किया बोर्स क्वांटाइज कंडीशन को। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। वैसे मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें अवेलेबल है ऑन मेरे ऐप पे अवेलेबल है सारी चीजें। चलो आगे देखते हैं मेरे बच्चे, बोर्स एटॉमिक पोस्टुलेट्स। अब बोर्स साहब ने अपने पोस्टुलेट्स दिए। अब बोर्स साहब ने अपने जो पोस्टुलेट्स दिए वो क्या थे? पहला, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। अरे रदरफोर्ड साहब ने तो बोल ही दिया था, तो क्यों लोड ले रहे हो? पर रदरफोर्ड ने बोला कि यार एक एटम के सेंटर में एक सेंट्रल कोर पार्ट होता है जहां पे एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है, तो बोला उस डेंस पार्ट का नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। और इन्होंने अपने अंदाज में बोला क्या? एक एटम एक स्मॉल मैसिव सेंट्रल कोर रखता है, वही बात है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्लैनेटरी रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और उसको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, रोटेशन हेल्प चाहिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका डेरिवेशन अभी मैं कराऊंगा। वो कहते थे, उन्होंने अपने अंदाज में बोला न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट को। बोर्स पोस्टुलेट में पहला कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, कि एक सेंटर, एटम के सेंटर में एक डेंस पार्ट है जहां सेंट्रल मैसिव कोर रखा उन्होंने, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उन्हें घूमने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसे बांध के रखता है, और जो घुमा रहा होता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे होते हैं हम लोग। सेकेंड है क्वांटम कंडीशन। आप मेरी बात माने, क्वांटम कंडीशन वही याद रखें। क्वांटम कंडीशन कहता है जो अभी मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है जहां उसकी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, और एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। दैट्स इट। यही क्वांटम कंडीशन में याद रखिएगा। देखो, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई ऑफ, कहां लिखूं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इसके इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यही तो है। यहां h क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट है, l क्या, एंगुलर मोमेंटम है, मास, वेलोसिटी, सारी चीजें तो हैं। तो बस इन्होंने एक बात याद रखो यार, आप नई चीज याद मत करो, आप सीधा क्वांटाइज कंडीशन है, क्वांटम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स ऑर्बिट वेयर द एनर्जी इज फिक्स एंड एंगुलर मोमेंटम इज फिक्स एंड एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। दैट्स इट। इससे ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे देखोगे इनका नेक्स्ट,
नेक्स्ट था स्टेशनरी ऑर्बिट। उनका कहना था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वहां पर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, वो फिक्स रखता अपनी एनर्जी को, एनर्जी रेडिएशन नहीं होता। वहां पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं और कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करती, जो रदरफोर्ड ने गलती कर दी थी। ये रदरफोर्ड की मिस्टेक को सही किया उन्होंने और कहा स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं। और ये तो लाजवाब है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। अब फ्रीक्वेंसी कंडीशन में क्या कहा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा, तब जाकर वो अपनी ऑर्बिट्स को चेंज करेगा, और जब वो ऑर्बिट्स को चेंज करेगा तो भाई साहब यहां पर ये ऑर्बिट चेंज होना, वो फ्रीक्वेंसी कंडीशन का नाम दिया। एन एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन in the form of discrete photon energy when electron jump from higher to lower orbit या lower to higher orbit respectively. If E1 and E2 are the energy associated with the permitted orbits, then frequency of the emitted observation radiation, यानी कुल मिलाकर शॉर्टकट में बोलूं तो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और चाहे एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा एच न्यू, वो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो एच न्यू के बराबर होगा। चाहे वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एच न्यू के फॉर्म में करेगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा वो एच न्यू के फॉर्म में करेगा। मतलब कुल मिलाकर यहां कहना चाहता है वो कि अगर एनर्जी डिफरेंस रहा, एनर्जी में डिफरेंस रहा, तो एनर्जी डिफरेंस रहा तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा एनर्जी और इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट चला जाएगा, और जब वो रिलीज कर रहा होगा तो हायर स्टेट टू लोअर स्टेट आ जाएगा। एंड दिस इज अ फ्रीक्वेंसी कंडीशन। होप सो बोर्स क्वांटाइज कंडीशन भी याद हुआ होगा, बोर्स मॉडल, बोर्स पोस्टुलेट भी याद हो गया होगा। अब मैं आगे लेके चलूं आपको, तो आगे का टॉपिक है हमारा बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहता है मेरा बेटा, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक एटम है, हाइड्रोजन एटम। अब यहां उसका ये न्यूक्लियस गिवन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है v वेलोसिटी से, और ये डिस्टेंस r है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। होप वीडियो क्लियर आ रही है? यस, वीडियो क्लियर आ रही है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो मेरी बात को समझना, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच के रखता है, बांध के रखता है। जब दो लड़कियां कीकली खेलती है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो कब खेलती है? जब एक लड़की ने उसे होल्ड किया होता है। जब ये बंधेगा नहीं, जब वो उसे बांध नहीं पाएगी या उसे होल्ड नहीं कर पाएगी, तो क्या वो चारों तरफ चक्कर लगा पाएंगे? नहीं। तो इसी तरीके से यहां पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, जिससे कि पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जब मिलेगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाइंड करके रखता है, तभी उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जिससे वो रोटेशन हो पाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R इज अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू उस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई r। मेरे साथ ये डेरिवेशन याद रखेंगे। अब आपने यहां देखा r से r कैंसिल आउट हो गया, हमने r से r को काटा, तो अब हमारे पास क्या बचा? k Q1 Q2 बाय r mv स्क्वायर। तो मेरा बच्चा यहां से r चुरा लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे r चुरा लो? यहां पे एक काम करो, r चुराने से पहले एक काम करो, आप यहां पे वैल्यू रखो। Q1 की वैल्यू E आ गई, Q2 की वैल्यू ZE आ गई, और R आ गया mv स्क्वायर। अब यहां से आप R चुरा लो। R क्या है?
रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस है, यहां से आर चुराया, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में ये इसको यहां ले आया एम वी स्क्वायर। तो मेरा बच्चा ये इक्वेशन 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यहां इक्वेशन 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन याद रखना, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, आगे काम आने वाला है ये। तो यहां से आर निकल के आ गया मेरे पास। अब जब आर आ गया तो आप ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइज कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, ऐसे कर लो, बोर्स थ्योरी कहती थी मेरे बच्चे कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। बोर्स थ्योरी का ये कहना था, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। और यहां से निकालो आर, आर आया एन एच अपॉन 2 पाई एम वी, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। ये आर आ गया, ये आर आ गया, ये आर आ गया, और ये भी आर आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन 3 है। अब ये भी आर है और ये भी आर है, तो मैंने कहा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ये आर है और ये आर है, तो देखो के जेड ई स्क्वायर एम वी स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी। अब ये काट दे भाई, देख वी से वी कट गया, यस, एम से एम कट गया, यस, तो आंसर आया के जेड ई स्क्वायर अपॉन में वी एन एच अपॉन में 2 पाई। यहां से मुझे v चुराने का मन है, यहां से v निकालो, देखो v इक्वल टू वी को ऊपर भेज रहा हूं और 2 पाई को ऊपर भेज रहा हूं। देखो जब 2 पाई ऊपर गया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये क्वेश्चन नंबर बेटा मेरा 4th मान लेता हूं। अब देख 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, इधर देखना बेटा, v इक्वल टू क्या आया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। देख ले यार, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच आ गया। अब मेरे बेटे v आ गया तेरे पास, चल भाई ठीक है, v आ गया तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं। देखो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एच डॉट 1 बाई एन ले लेता हूं, इधर 1 बाई एन कर दिया। मैंने कहा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय सी। स्पीड ऑफ लाइट से मैं मल्टीप्लाई करता हूं और स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करता हूं। तो आगे हमने क्या देखा, यहां पे v इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन सी एच, सी से मल्टीप्लाई डिवाइड और सी से मल्टीप्लाई। अब मुझे बता दो क्या इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड से? नहीं। अब यहां ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 पाई के, देखो पाई की वैल्यू 3.14 है, के 9 इंटू 10 की पावर 9 है, Z एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है 1 होता है, Z को हम लोग 1 लेंगे, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 है, H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.634 इंटू 10 की पावर -34 है। जब ये वैल्यू रखोगे तो यहां पर ये इस कांस्टेंट को मैंने अल्फा मान लिया, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट 1/137, अल्फा इक्वल टू 1/137। अच्छा क्यों निकाला ये 1/137? क्योंकि यहां से एक अप्रॉक्स आइडिया मिल जाता वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, 1/137 इंटू सी अपॉन में एन, यानी फॉर हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता, फॉर हाइड्रोजन एन की वैल्यू मैं 1 लूंगा हाइड्रोजन के लिए, अगर मैं एन की वैल्यू 1 लूंगा हाइड्रोजन के लिए तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन में 137, सी अपॉन में 137 हो जाएगा मेरा बेटा। तो मुझे ये समझ में आया कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम 1/137 टाइम्स होता है स्पीड ऑफ लाइट के, यानी 1/137 टाइम्स छोटा होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। अच्छा अगर n की वैल्यू 2 रख लो, मेरे को क्या लेना देना है, मतलब थोड़ा अप्रॉक्स आइडिया तो पता चल पाया यार, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहां पे स्पीड फाइंड आउट कर ली, मुझे लगता है स्पीड तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का नंबर मैंने कितना दे रखा था, इक्वेशन 4 ही दे रखा है।
इक्वेशन 4 ही दे रखा है मैंने। अब यहां से v की वैल्यू आ चुकी है, तो अब v की वैल्यू आ चुकी है तो r निकालते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ v पुट इन इक्वेशन। अच्छा, वैल्यू ऑफ v यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इक्वेशन 4 की। इक्वेशन 4 की बात कर रहा हूं मैं। पुट इन इक्वेशन, देखो आपकी मर्जी आप किस इक्वेशन में रखना चाहते हो, आप 2 में रखना चाहते हो, 3 में, 3 थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है मुझे। NH/2πmv, आप कहीं पे भी देखो आंसर वही आएगा। तो देखो NH/2πmv इक्वेशन 3 में आप देखो r इक्वल टू क्या था, NH/2πm। v की जगह देखो क्या रखोगे, 2πkze² में NH, यहां ले आओगे r की वैल्यू n² अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई स्क्वायर m k z e²। ओ भाई साहब, r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई n²h² अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m k² z e²। भाई r आ गया ना हमारे पास, चलो r लिखते हैं, n²h² 4 पाई स्क्वायर m k z e²। चेक करें, देखो 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर m k z e² आ गया, m k z e²। अब ये r आ गया फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, z को 1 ले लेता हूं और फर्स्ट ऑर्बिट है तो n को 1 ले लेता हूं। तो अब इस इक्वेशन का नाम दे दो यार। इस इक्वेशन का नाम दिया था कि नहीं दिया मैंने? नहीं। तो इक्वेशन अभी तक 4 तक आ चुकी है ना हमारे पास, इक्वेशन 4 तक पहुंच चुके हैं। इस इक्वेशन का नाम मैंने 5 दे दिया। चलो अब यहां देखो, r की वैल्यू जो पुट करोगे, आपको n पता है, n1 ले लिया, h पता है, यस, पाई पता है, यस, m k पता है, j k पता है, z पता, सारी वैल्यूज पता है। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, k जो h है हमारा, वो h बनेगा 6.63 इंटू 10⁻34, पाई की वैल्यू 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्योंकि ये तो घूम रहा है, k 9 इंटू 10⁹, z 1 ले लिया हमने, e 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अब जब इसे सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। याद रखो 0.53 एंगस्ट्रॉम। मेरा मन कर रहा है मैं सारी वैल्यूज लिख दूं एक बार, पता चले आप लोगों को इस बार याद तो रहेगी। 6.634 63 इंटू 10⁻34 और पाई पता ही है 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, k 9 इंटू 10⁻9। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करोगे ना तो यार इतना तो याद रखना पड़ेगा। e की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब यार r आ गया तुम्हारे पास। अब ये जब r आ गया तो अब एक काम करते हैं, मजा आ गया भाई, रेडियस भी निकाल लिया, वेलोसिटी भी निकाल ली। अब और देखो, अब रेडियस भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई। अब देखो टोटल एनर्जी निकालते हैं, मजा आएगा, ऑफ हाइड्रोजन एटम। टोटल एनर्जी निकालें। अब सुनना मेरी बात, मजा आएगा। टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत है, दैट विल बी द हाफ mv²। भाई साहब ये ही छोड़ो, मैंने कहा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन mv² इक्वल टू kze² बाई r आ चुका है। अरे पांडे सर कहाँ है ये देखो r आया होगा, फर्स्ट इक्वेशन kze² बाई mv²। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन mv² इक्वल टू kze² बाई r, देखो kze² बाई r आ रखा है ना। तो ये मजा आ गया हमारे पास। अब ये देखो, अब इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 kze² बाय r। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है KQ1Q2 बाय r। पोटेंशियल एनर्जी K
Q1 न्यूक्लियस का चार्ज Ze। भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो हम जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो साइन कन्वेंशन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइनस साइन होता है, और ये R, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया हमारे पास, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब आप एक चीज देखो, मैंने कहा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एक क्वेश्चन आया बड़ा प्यारा सा इसके ऊपर, अभी बता रहा हूं तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और ये क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। भाई ये हाफ है और ये 1 है, ये हाफ पॉजिटिव है, ये 1 माइनस का है, माइनस का 1 और प्लस का हाफ, माइनस का 1। जब आप माइनस करोगे तो माइनस ही आएगा। अरे यार -1 में से हाफ करो, -1 प्लस 1/2 सॉल्व करोगे ना तो -1/2 ही आएगा, पहले बता रहा हूं। -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ओ बायो वालो, के जेड ई स्क्वायर बाय आर को कॉमन ले लो, 1/2 -1 आ जाएगा, तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा। अभी मजा आएगा, रुक जाओ, पहला क्वेश्चन सुनो, जो क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आया 1, क्वेश्चन 1 है, प्रूफ पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ करना है ये। अब एक बात आओ, इसका आंसर आपको खुद पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, साइन छोड़ दो, पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर होता है सर, बाय आर होता है, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर होता है। यस सर होता है। तो मेरा बेटा कुछ मत कर, यहां पे के जेड ई स्क्वायर बाय आर को आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। यस, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये यहां चला जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये प्रूफ करने के लिए आया हुआ है। चलो ये तो इसके अपार्ट एक बात करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी टोटल एनर्जी आ गया है जो कि है -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर, 1 के जेड ई स्क्वायर बाय आर आ चुका है। अब आपको पता है, बट आर की वैल्यू आप देखो, आप आर की वैल्यू देखोगे तो आपको आर दिखाई देगा n स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। तो यहां पर आर की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये है। अब जब इस आर की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो आपको टोटल एनर्जी निकल के आएगा E, nth लेवल का कितना, -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू n स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब इसको इस पे ले जाओ, अब इसे ले जाओ, यहां देखो -1/2 ऊपर लेके जा रहा हूं, देखो मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 4 को पहले ऊपर लेके गया, चल भाई चला गया, पाई स्क्वायर ऊपर लेके गया, ले भाई चला गया, एम को लेके गया, चल ले भाई चला गया, के को लेके गया, ओ माय गॉड एक के ऊपर है तो के स्क्वायर, जेड को ऊपर लेके गया, ओ भाई जेड है जेड स्क्वायर, ई को ऊपर लेके गया ई की पावर 4, ई स्क्वायर ऑलरेडी था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, चाहो तो इससे काट दो, टिंग टिंग टिंग, तो आंसर आया ई एन का -2 स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। चेक करो, -2 स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हमारा एनर्जी लेवल आ गया ईएन आ गया भाई, ईएन आ गया -2 स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओहो, मैंने कहा हेयर एक काम करते हैं, पहले काम कर ही लेते हैं, एन स्क्वायर को थोड़ा साइड करते हैं, -2 स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर
ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर डॉट 1/n²। इसको साइड करते हैं। अभी यूज होगा इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी यूज करने वाला हूं मैं। ध्यान से सुनना कैसे यूज करूंगा। पहले एक चीज देखो, आपके पास एनर्जी आ चुका है -2π² mk² z² ई की पावर 4 अपॉन n²h²। तो मैं कह रहा हूं एक काम करते हैं, h² यहां रखते हैं और 1/n²। इस फॉर्मूले को याद रखना यार। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, -2π² mk² z² ई की पावर 4 -2π² mk² z² ई की पावर 4। ऐसे बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। En आ गया। जब मैं इसमें सारी वैल्यूज पुट करूंगा, देखो मैं क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकूंगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg पुट करूंगा। पांडे सर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। 31 kg। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। जेड 1 लूंगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम डालूंगा। और एच की वैल्यू 6.634 इंटू 10 की पावर -34 डालूंगा। जब En की वैल्यू रखूंगा तो En की वैल्यू आएगी -13.6 n²। En की वैल्यू आएगी -13.6 अपॉन En² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो भी -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एनर्जी निकालेंगे। आपको ये याद रखना होगा। ये फॉर्मूला अभी यूज होगा। देखो n की वैल्यू, अब देखो अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें n की वैल्यू 1, तो ग्राउंड लेवल की एनर्जी फर्स्ट वाली एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई है। 13.6। अच्छा इसका काम क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। बोर्स थ्योरी के जो लास्ट पोस्टुलेट था फ्रीक्वेंसी कंडीशन, वहां पे मैं यूज करूंगा। अभी वेट, E2 इक्वल टू वॉट, -13.6 अपॉन n²। n की वैल्यू क्या रखोगे 2 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर आप n इक्वल टू 3 ले रहे हो तो E3 की वैल्यू आएगी -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.54 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4 की बात करोगे -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर। ये वैल्यूज याद रखना, -13.6 -3.4 -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आता है 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n की वैल्यू 5 ले लो तो E5 आ जाएगा -13.6 n5 का स्क्वायर। ये वैल्यूज याद करना यार, काम आ जाएगी। 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, प्लीज चेक कर लेना। एक बार चेक कर लेता हूं मैं वैल्यू। हाँ भाई 54 है, ये 51 है, ये 51 है, याद रखना। और ये हमारा 54 है। ये तो इसे 4 बना ही सकते थे। 54 है, ऐसे ही एक और याद कर लेना। फिर 3 पॉइंट समथिंग, n इक्वल टू 6 पे भी आ जाएगा। E6 आ जाएगा -13.6 अपॉन 6 का स्क्वायर। 0.34 के राउंड आता है ये माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर लेना यार प्लीज है, ये माइनस रहेंगे सारे। 0.3338 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर ये आ चुकी वैल्यूज, ठीक है। अब ये वैल्यूज याद रखना, थोड़ा सा आसपास भी लिख दोगे चल जाएगा। अब इससे क्या हुआ, ये सब एनर्जी निकालने से क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इस एनर्जी निकालने से, ये एनर्जी डिफरेंस की वजह से यहां पर एक टर्म जनरेट हुआ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को गेन करता है और गेन करने के बाद अपने हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है। यहां पे लोअर लेवल पे था, एनर्जी गेन करके ऊपर बैठ गया। ऊपर बैठ गया तो बैठने के बाद स्टेबल तो होगा नहीं भाई। किसी के पास बहुत सारी एनर्जी है, अगर एक एग्जांपल लो,
एक बंदा यहां से ऐसे बैठा दो, उसे एक बंदे को यहां बैठाओ, वो स्टेबल फील करेगा क्योंकि कहीं भी लेके जाओगे गिरेगा नहीं वो। पर वो टॉप पे बैठा होगा, उसके अंदर हायर एनर्जी होगी, तो उसके गिरने का डर रहेगा। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर लेता है, गेन करने के बाद अब वो अनस्टेबल हो जाता है, उसे रिलीज करना होता है स्टेबल होने के लिए, तो एनर्जी रिलीज करता हुआ नीचे आता है। जब वो एनर्जी रिलीज करता हुआ नीचे आता है तो यहां पर बहुत डिफरेंट तरीके की लाइट्स फॉर्म होती है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए, और यहीं से बना बोर्स क्वांटाइज कंडीशन, स्पेक्ट्रम बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके वो वापस रिलीज कर रहा है। जब वापस रिलीज कर रहा है तो वहां पर देखा गया अलग अलग डिस्क्रीट लाइन बनी, एनर्जीज की डिस्क्रीट लाइन बनी। जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा था, एनर्जी रिलीज कर रहा था, तो अलग अलग स्पेक्ट्रम सीरीज बनाई और उसकी स्पेक्ट्रम सीरीज के नाम रखे गए डिफरेंट। अब वो कैसे थे देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिखाता हूं मैं आपको, समझाता हूं पहले। द एटॉमिक स्पेक्ट्रम रेफर्स द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट्स की एनर्जी emitted, चाहे emitted और absorb एटम, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बनी, और यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बना स्पेक्ट्रल सीरीज का, लाइन का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस स्पेक्ट्रम सीरीज से क्या हुआ, अब यहां पर हम एक नई स्पेक्ट्रम सीरीज फॉर्म करी हमने। अब देखो क्या देखने को मिला, यहां पे देखने को मिला, समझना मेरी बात को, यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिला, यहां मिला कि भाई एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया था, वो भी था -2π² mk² z²e⁴h².1/n², यही था ना, यही था एनर्जी का फॉर्मूला। अब जब एनर्जी का यही फॉर्मूला था, इसको एनर्जी को डिस्क्रीट एनर्जी के फॉर्म में कैसे बना, देखो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करे चाहे लूज करे, क्या करेगा वो, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और लूज कर रहा होगा तो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स फोर्थ पोस्टुलेट फ्रीक्वेंसी कंडीशन हेयर, फिर फोर्थ कंडीशन थी कि एनर्जी गेन और रिलीज किस फॉर्मेट में करेगा, एचन्यू के फॉर्मेट में करेगा, E2 - E1 हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब यहां देखो एच फ्रीक्वेंसी को c/λ कहते हैं, hc/λ, E2 - E1, E2 - E1। अब देखो E2 लूंगा तो बस ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी, बस यह n² चेंज हो जाएगा। अबे यार n2 हो जाएगा ना यहां, तो मैंने क्या -2π² mk² z² कांस्टेंट है अपॉन h² को कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां पे 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, यही तो बना। ओहो क्या कर रहा हूं मैं, अभी नहीं, देखो क्या बना, सॉरी n2 का स्क्वायर -n1 का स्क्वायर, मैंने यहां पे पहले 2 ले लिया, अब ये 1 ले लिया। तो अब मेरा बेटू यहां ध्यान से सुन, मैंने h और c को दोनों को नीचे भेजा तो ये 1/λ बचा, -2π² mk² z² e⁴ CH³ हो गया, CH³ हो गया, CH³ हो गया, 1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। भाई मेरे ये सारी चीजें कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, इक्वल सब कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम रखा गया r, दिस इज अ रेडबर्ग कांस्टेंट। अब जब रेडबर्ग कांस्टेंट रखा गया तो इसकी वैल्यू होती है 1.09 यानी 1.1 कह लेंगे 10⁻⁻12। तो देखो क्या होगा, 1.1 याद कर लो 10⁻⁻12। तो अब यहां पर इस जगह पे क्या फॉर्मूला बना, 1/λ = r। अब इस माइनस को भी अंदर भेजूंगा मैं, तो जब माइनस को अंदर भेजूंगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, दिस इज अ 1/λ। अभी 1 मिनट रुक जाओ 1/λ
R1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर आया। अब 1/λ को हम वेव नंबर भी कहते हैं। R1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर, लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल। ध्यान से सुनो। नाउ अब क्या हुआ कि अब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सुनो। अगर क्या हुआ कि कोई भी लाइन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, चाहे 7 से 1 पर आके गिरे, चाहे 6 से आके 1 गिरे, चाहे 5 से आके 1 गिरे, किसी भी सीरीज से आके अगर वो 1 पे गिर जाए, यानी उसका लोअर एनर्जी लेवल 1 हो जाए, मतलब कोई भी एनर्जी कहीं से भी आए, अगर वो एनर्जी लेवल यहां से आया और नीचे आके गिरा, यहां से आया नीचे आके गिरा, यहां से आया नीचे आके गिरा, अगर वो नीचे आके गिर रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो इस सीरीज का नाम रखा गया लाइमन सीरीज। यानी हेयर मैं बात कर रहा हूं लाइमन सीरीज की। यानी जब मैं लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं तो लाइमन सीरीज में मैंने क्या देखा? मैंने लाइमन सीरीज में देखा कि वेव नंबर यानी 1/λ R N1, तो भाई लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू तो 1 होनी है, और N2 चाहे कुछ भी हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सो इनफाइनाइट हो, आई डोंट केयर। तो यहां पर आपने देखा कि 1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। अब ये N2 आप चाहे कुछ भी ले लो, तो ये सीरीज लाइमन सीरीज बनी, और इस लाइमन सीरीज के अंदर यूवी रेज फॉर्म्ड हुआ, यूवी रेडिएशन आया। दिस इज अ यूवी रेडिएशन फॉर्म हुआ। अब ठीक है भाई, यूवी रेडिएशन फॉर्म हुआ। अगर आप इसी टर्म्स की बात करें, लाइमन के बाद बाल्मर आया, बाल्मर सीरीज। लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज आते हैं, तो बाल्मर सीरीज क्या करता है? वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। अब बाल्मर सीरीज के अंदर N2 की वैल्यू लोअर एनर्जी लेवल, N2 कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, पर N1 जो है वो हमेशा 2 रहेगा। तो अगर वो N2 है तो ये बाल्मर सीरीज बना, बाल्मर सीरीज। तो मेरे बच्चे फॉर्मूला बना 1/λ इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। N2 आप कुछ भी ले सकते हैं, और इस रेंज में जो लाइट निकली वो विजिबल रेज निकली, इस विजिबल रेज निकली। होप सो आप समझ पा रहे होंगे। बाल्मर, इसके बाद पाश्चन सीरीज आया, इसके बाद बाल्मर के बाद पाश्चन सीरीज आया। पाश्चन में जो लोअर एनर्जी लेवल रहेगा 3 है, तो पाश्चन में अगर मैं पाश्चन की भी बात कर दूं तो लोअर एनर्जी लेवल N1 जो है वो 3 रहने वाला है, और N2 चाहे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे रहा। तो ये हमारे एनर्जी लेवल्स रहे, और इस तरीके से डिस्क्रीट एनर्जीज फॉर्म हुई और हमारी सीरीज बनी। होप सो क्लियर आ रहा है मेरा? यस, सीरीज बनी। ठीक है, तो अभी आपको समझ पाया लाइमन सीरीज क्या है, बाल्मर सीरीज क्या है, पाश्चन सीरीज क्या है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब आगे देखो, पर बोर्स की भी कुछ लिमिटेशंस थी, ये याद रखनी जरूरी है। लिमिटेशंस, बोर्स थ्योरी की लिमिटेशंस थी पहली कि यह हाइड्रोजन तक ही सीमित रह गया, यह हाइड्रोजन तक सीमित हो गया। बहुत सिंपल बताऊंगा मैं, यह हाइड्रोजन तक ही सीमित रह गया। सबसे पहला चीज, दिस थ्योरी एप्लीकेबल ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम तक। बहुत इजी याद रखो। सेकेंड पॉइंट, जब हम इलिप्टिकल ऑर्बिट भी ले सकते थे तो वो सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों लिया, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइन, अभी यहां पे देखो जो मैं कह रहा हूं, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट शुड बी चूजन वेयर इलिप्टिकल ऑर्बिट आर आल्सो पॉसिबल। जब इलिप्टिकल पॉसिबल था तो उन्होंने सर्कुलर ही क्यों लिया, ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाया। होप सो ये 2 पॉइंट्स याद हो गए होंगे। मैं इजी से बता रहा हूं, 3-4 पॉइंट्स याद रखो। फिर उसके बाद वो ये भी नहीं बता पाए कि जो फाइन लाइन स्पेक्ट्रल लाइंस बनी वो इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों बनी। देखो, इन द स्पेक्ट्रल ऑफ द हाइड्रोजन एटम सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइन आर नॉट सिंगल लाइन, सिंगल लाइन नहीं थी, इट इज द ग्रुप ऑफ क्लोज लाइंस थी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। बोर्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन दीज फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोजन, वो फाइन स्ट्रक्चर्स को बता नहीं पाए, इसको हमने आगे पढ़ा, तो इस तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हो सकता है आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी याद हो गया। एक और याद कर सकते हैं आप मेनली कि वो जीवन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा पाए।
तो इतना काफ़ी हमारे लिए बोर्स लिमिटेशंस के लिए। आप चाहें तो ये पूरे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, पर मैं तो कहूँगा 3 या 4 पॉइंट्स इनफ है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। डन। अब मेरा बच्चा आता है एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन। तो अब हम एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्या है एक्साइटेशन एनर्जी? बोर्स थ्योरी के बाद, इसके बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एटम इज डिफाइंड एज, कैसे? एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। मतलब वो अगर एनर्जी ग्राउंड एनर्जी से एनर्जी को एब्जॉर्व करे और वो कहीं पे भी किसी भी ग्राउंड एनर्जी से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाए, चाहे 2 पे जाए, चाहे 3 पे जाए, चाहे 4 पे जाए, चाहे इनफाइनाइट जाए, तो वो अगर एनर्जी निकालनी है तो उसे हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि ग्राउंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप मार के कौन से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, किसी भी जाए। देखो एग्जाम्पल, अगर आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालने के लिए पूछेगा तो फर्स्ट के लिए क्या होता है 2 - 1। देखो ना, एक ग्राउंड लेवल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा क्या है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के यहां जा रहा है, एक्साइटेशन एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेशन तो यही हुआ। सेकेंड एक्साइटेशन क्या हुआ? ये फर्स्ट टू थर्ड यही तो हुआ। तो देखो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, -3.4 -13.6, आ गया आंसर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी दूं कि सेकेंड एक्साइटेशन स्टेज अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, यहां से यहां। अगर थर्ड एक्साइटेशन पूछा जाएगा तो क्या करोगे, 1 से 3 पे आ जाओगे। ये 1 2 3, सॉरी थर्ड पूछेगा तो 4th आ जाओगे, सॉरी। सेकेंड एक्साइटेशन है 3 से 1। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो ये एक्साइटेशन एनर्जी है। अब आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले एक्साइटेशन एनर्जी समझे, ये कैसे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम। मतलब वो एनर्जी जो मतलब इलेक्ट्रॉन को दी जाए और वो कंप्लीटली आउट हो जाए, मतलब वो एटम से ही निकल जाए, उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी भाई साहब ग्राउंड स्टेट से उठाऊं और उठा के फेंक दूं सीधा ऊपर, तो यानी हम लोग एनर्जी जो लेंगे वो कैसे लेंगे, E इनफाइनाइट माइनस E1 कंप्लीटली आउट करना है, तो E इनफाइनाइट तो 0 होगा वहां पे, -13.6। अबे यार क्या तेरा दिमाग खराब कर रहा है। 1 से तो क्या होगा 0 -13.6, तो आंसर आ जाएगा 13.6। ठीक है, तो ये हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू नेक्स्ट लेवल, फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू नेक्स्ट लेवल, यानी उसको ले जाने के लिए, यानी फर्स्ट एक्साइटेशन क्या है कि हम सेकेंड तक ले जाना चाहते हैं, सेकेंड एक्साइटेशन क्या है थर्ड तक लेके जाना चाहते हैं, यहां पे कंप्लीटली आउट करना है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्साइटेशन पोटेंशियल। अभी तक एनर्जी की बात कर रहे थे, अब हम पोटेंशियल वर्ड की बात कर रहे हैं। सेम चीज है बट अब ये पोटेंशियल के टर्म्स में, यानी हम कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करें। एनर्जी कितनी एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन जंप मारे फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड पे, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड पे, फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ पे। आयोनाइजेशन कितनी एनर्जी दे कि फर्स्ट से वो नॉकआउट हो जाए। भाई साहब ये कहते हैं कि कितना पोटेंशियल दो। एनर्जी कैसे गेन करोगे यार, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल ही तो गेन करोगे। कितना पोटेंशियल दूं कि इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में चला जाए, मतलब फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी। तो देख लो यही लिखा होगा, accelerating potential with gift bombarding electron sufficient energy to excite the target atom for raising one of its electron from one inner to outer orbit। वही सेम है पोटेंशियल जो अभी मैंने कराया। अब आयोनाइजेशन, कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करूं जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर से सीधा इनफाइनाइट आउट हो जाए, नॉकआउट हो जाए। पोटेंशियल यार, पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म है E V नॉट।
ईवी कर लो, ईवी कर लो, वी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी कर लो, जो करना है आप कर लो यार। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं कि ये नॉकआउट हो जाए। होप सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल समझ में आया होगा। एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इजी वे में समझ में आएगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? सॉल्यूशन, एंगुलर मोमेंटम एल क्या होगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 होता है। अब देखो एल एंगुलर मोमेंटम, एन कितना दिया हुआ, एच ये 3 हुआ, 6.6 इंटू 10 की पावर 6.63 10 की पावर -34 अपॉन 2 इंटू 3.14। निकाल के आंसर बताओ मुझे कितना आया है, निकाल के आंसर बताओ भाई कितना आया हुआ है। डन। अब ये क्वेश्चन देखो क्या होगा, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। वेलोसिटी निकालना है। सॉल्यूशन देखो, वेलोसिटी सारे फॉर्मूले एक जगह लिख दो। क्या था, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में NH, यही तो था। दिखाऊं आपको बोर्स थ्योरी, यार पीछे बहुत ज्यादा इक्वेशन पीछे हो जाएगी। ये देखो NH। अब फॉर हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो सॉरी हम क्या लेंगे, Z की वैल्यू 1 लेंगे और N भी 1 लेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, V इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन में H। अब मेरे को वेलोसिटी निकाल के बताओगे तुम लोग, वेलोसिटी निकाल के बताओगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक केस बताया था क्या था केस, अगर आपको फाइंड आउट करना है C अपॉन में N मल्टीप्लाई 1/37, तो यानी आप चाहो तो सीधा आंसर निकाल सकते हो, V इक्वल टू 1/137 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। अभी कहता है हाउ मेनी टाइम्स डज द इलेक्ट्रॉन गो इन अ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम। अच्छा सर टाइम कैसे निकालेंगे, देखो यार क्वेश्चन में करा रहा हूं, सॉल्व तुम्हें करना है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 2 पाई आर और स्पीड क्या है v। सुनो अभी तुम लोग यहां से v निकाल चुके हो, r रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको याद होना चाहिए 0.53 एंगस्ट्रॉम है। प्लीज r की वैल्यू इसमें डालो, कमेंट करो। देखो यार क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे भी मैं इसकी PYQ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें खाली PYQs गिवन होंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में होगा पर समझा देता हूं। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, फिर फ्रीक्वेंसी निकालना है ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, गिवन रेडियस इज आल्सो गिवन और स्पीड ऑफ लाइट इज आल्सो गिवन। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर अपॉन में v। अब यहां देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा v अपॉन में 2 पाई आर। अच्छा सर मैं v कैसे निकालूं, बस v, अरे यार आपको पता है ना C/137 होता है फॉर हाइड्रोजन, C/137। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 और 1/37 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, v आ जाएगा। यहां से r आपको पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है। जरा प्लीज वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है पर इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। इस स्लाइड की हमें जरूरत नहीं है भाई, बहुत सारी स्लाइड्स हो गई हैं, ओ माय गॉड, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हटा ही देते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज गिवन। चल भाई En हमें गिवन है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यानी क्या हुआ, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है कहां,
ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब सुनो, मैं आपको अभी बता दिया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मैं आपको पहले ही बताता हूं, सुनो ध्यान से। अभी आपको बताता हूं क्या था यहां पर, जब आपको एनर्जी निकालनी है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी थर्ड माइनस 1। आपको बताता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, यानी E इक्वल टू 1, सॉरी N इक्वल टू 1, सॉरी ई एन, इसे 1 करिए, N1 से N2 तक अगर जा रहा है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट टू थर्ड होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट टू फोर्थ होगा। आप समझ रहे हो? तो यहां सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछ रहा है तो निकाल दो, थर्ड यानी माइनस 13.6 अपॉन एन की वैल्यू क्या है, थर्ड एक्साइटेड है यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 13.6 अपॉन में 1, ई आ गया। अब देखो, जब मैंने आपको एक और वैल्यूज बताई थी कि E1 कितना होता है, E1 कितना होता है, E1 होता है माइनस 13.6, याद रखने के लिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। E2 होता है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 होता है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको याद रखोगे ना तो आपका सॉल्व हो जाएगा। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 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 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस करो आंसर आ गया। इजी नहीं है? इजी है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आ रहा है मेरे बच्चे। अब वैसे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, एक काम करते हैं, मैं लेट भी हो रहा हूं, मेरी ऑफलाइन क्लासेस है, तो अब एक काम करते हैं, जो भी क्वेश्चंस अब बचे हुए हैं इसके ऊपर, तो मैं इसकी एक और PYQ सीरीज बना रहा हूं, उस PYQ सीरीज को जरूर देख लेना। उससे ज्यादा आपको एटम में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस PYQ सीरीज इसके जस्ट अगली वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पर जितने PYQs हैं बस ओनली न्यूमेरिकल्स मैं इसके करा दूंगा। देखो ऐसे ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, एनर्जी वाले लेके क्वेश्चंस हैं, मैं अच्छे अच्छे स्पेक्ट्रम्स वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में करा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।